गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू द ब्रिलियंस बूस्टर सेशन। आज का हमारा पहला टॉपिक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो आपको पता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने होमेज पे किया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो आपको पता ही होगा कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, तो ये बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन, लॉयर और जर्नलिस्ट भी थे, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में इनका बहुत बड़ा रोल था। तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे हैं 3 बार, 1934, 39 और 47 में। और इन्होंने कैलकटा लॉ कॉलेज से अपना लॉ किया था। वहाँ पर इन्होंने बिहार लॉ वीकली जर्नल भी चलाया था। ठीक है, तो फिर ये कैलकटा हाई कोर्ट में, और फिर उसके बाद ये 1917 में गांधी जी ने इन्होंने गांधी जी ने इन्हें ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स की, जो आपका जो ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स का जो इशू हुआ था, आपको याद ही होगा, आपने हिस्ट्री में पढ़ा है। इंडिगो प्लांटेशन का इशू जो था, उसको रिजॉल्व करने के लिए, उनके पीजेंट्स की जो है हेल्प करने के लिए गांधी जी ने इनको भेजा था वहाँ पर। और इन्होंने बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में भी लिखा है, जैसे कि इंग्लिश में लिखा है सर्च लाइट में, हिंदी में लिखा है देश में। ठीक है, ये न्यूज़पेपर्स के नाम है। फिर जब इंडिया की इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, जब इंडिपेंडेंस से जस्ट पहले, तो उसमें ये मिनिस्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर भी थे। और इनको 1950 में इंडिया का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया। 3 बार इंडिया के प्रेसिडेंट रहे हैं। 62 में जब ये थर्ड टर्म के बाद जो है इन्होंने अपनी पॉलिटिकल लाइफ से रिटायरमेंट ले ली थी। उसी साल इनको जो है भारत रत्न भी दिया गया था, जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है आत्मकथा, जो कि 1946 में पब्लिश हुई थी। इन्होंने और भी बुक्स लिखी हैं, इंडिया डिवाइडेड, महात्मा गांधी एंड बिहार, सम रेमिनिसेंसेस। ठीक है, तो ये इनकी कुछ बुक्स हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये बेसिक से आपको फैक्ट्स जो है ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी। तो अभी जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं उन्होंने एक मीटिंग ली है, क्योंकि साइक्लोन स्टॉर्म आ रही है जवाद नाम की। ठीक है, तो उसकी प्रिपरेशन देखने के लिए स्टेट्स और सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एजेंसीज़ की जो है प्रिपरेशन को देखने के लिए कैबिनेट सेक्रेटरी ने मीटिंग ली है। कैबिनेट सेक्रेटरी नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को हेड करते हैं, तो उसी की मीटिंग हुई है। तो थोड़ा सा पहले देखते हैं साइक्लोन्स क्या होते हैं। साइक्लोन्स जो है वार्म ट्रॉपिकल ओशंस पर डेवलप होते हैं, और ये कोस्टल वाटर्स पर जो है वो मूव करते हैं बहुत ही वॉयलेंट तरीके से, मॉइस्चर उठाते हैं वहाँ से, बहुत हैवी रेनफॉल करते हैं, स्टॉर्म्स होती हैं इनमें। ठीक है, साइक्लोन्स के अलग अलग जगह पर अलग नाम होते हैं। जैसे इंडियन ओशन में हम इसको साइक्लोन्स कहते हैं, अटलांटिक ओशन में इनको हरिकेन्स कहते हैं, और वेस्टर्न पैसिफिक और साउथ चाइना सी में हम इनको टाइफून्स कहते हैं। ठीक है, फिर ऐसे ही वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में हम इनको विली विलीज कहते हैं। ठीक है, ये आपको नाम भी पता होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से। बाकी आपको साइक्लोन का तो पता होगा, नहीं पता तो आप वीडियोस देख सकते हैं कि कैसे फॉर्म होता है साइक्लोन। ठीक है, आपको पता है कि क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनते हैं, जो जो बहुत बड़े लंबे होते हैं, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। तो उसमें जब कंडेंसेशन प्रोसेस होती है, फिर जो है वो मॉइस्चर उठ के थ्रू जो है कोस्टल आई एम सॉरी, जो आपका ओशंस हैं उस पे से जो मॉइस्चर उठाते हैं ये साइक्लोन। फिर जब ये आपका कोस्ट पर आते हैं, ये साइक्लोन्स जो है टेरेस्ट्रियल रीजन पे आते हैं, तो इनको सप्लाई, मॉइस्चर की सप्लाई कट ऑफ हो जाती है। जहाँ जब ये कोस्ट पर आते हैं, तो हम उस एरिया को कहते हैं लैंडफॉल ऑफ द साइक्लोन, मतलब कि अब साइक्लोन का लैंडफॉल हो चुका है। ठीक है, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कंसेप्ट होता है वो होता है आई का। ठीक है, आई क्या होता है जनरली? आई आपको जो आप साइक्लोन देखोगे उसके बीच में एक पॉइंट होगा जो कि बहुत ही काम होगा। ठीक है, मतलब उसमें वो डिसेंड हो रही है उसमें एयर, वो बहुत काम पॉइंट होता है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि लोग जब साइक्लोन आता है तो देखते हैं कि साइक्लोन की स्टॉर्म निकल गई, और उसके बाद बहुत ही काम एक सिचुएशन होती है, लो प्रेशर का लो प्रेशर की सिचुएशन आती है, तो लोग अपने घरों से बाहर आना शुरू कर देते हैं। तो वो ये नहीं समझते कि ये आई का पार्ट जो है वो साइक्लोन का आ रहा है, तो इसलिए क्योंकि वहाँ पर जो है वो लो प्रेशर जनरेट हुआ होता है, उनको लगता है कि साइक्लोन चला गया। लेकिन साइक्लोन के जो है वो आई होती है, आई के पीछे दोबारा से साइक्लोन होता है। तो वो साइक्लोन जो है, लोग जब बाहर आते हैं तो उनके पास उतना समय नहीं रहता, वो और ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करके जाता है, क्योंकि वो आई को समझ लेते हैं कि जो है साइक्लोन ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी जो है वो हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी जो है उसको चेयर करते हैं। जो भी कोई क्राइसिस सिचुएशन है उससे डील करने के लिए इसको बनाया गया है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी और नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, ये दो कमेटीज़ ऐसी हैं जो सिक्योरिटी से रिलेटेड या कोई भी क्राइसिस रिलेटेड सिचुएशन से डील करती हैं। ठीक है, अब इसके अंदर
आपके जितने भी सेक्रेटरीज़ हैं मिनिस्ट्रीज़ या डिपार्टमेंट्स के, इवन इसमें स्टेट लेवल के भी जो आपके चीफ सेक्रेटरीज़ हैं उनके साथ भी मीटिंग्स जो है वो कर लेते हैं आपके कैबिनेट सेक्रेटरी। अगर कोई भी कैबिनेट जो है आपकी क्राइसिस सिचुएशन कंट्री में आई हो, ठीक है, जैसे कोरोना से भी डील करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट रिस्पॉन्स जो है वो नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने दिया। उसके बाद फिर ऑफ कोर्स यूनियन कैबिनेट के पास जाते हैं वो इश्यूज़। अगर डिज़ास्टर है उसमें भी नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी जो है वो उनको ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर डील करने के लिए बनाई गई है, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है पुनीत सागर अभियान। तो नेशनल कैडेट कॉर्प्स एनसीसी जो है उन्होंने एक नेशन वाइड कैंपेन निकाला है जिसमें कि वो सी शोर्स से या बीचेस से प्लास्टिक और अदर वेस्ट मटेरियल को साफ़ करेंगे, ठीक है। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें लोगों को एजुकेट किया जाएगा कि प्लास्टिक वेस्ट मत डालो कोस्टल एरियाज़ पे, उसके लिए अवेयरनेस जनरेट कराई जाएगी और टारगेट पॉपुलेशन को एजुकेट किया जाएगा, ठीक है। तो एनसीसी ने इस प्रोग्राम को चलाया जिसका नाम पुनीत सागर अभियान है। तो एनसीसी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो एक ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आर्मी, नेवल और एयर विंग्स तीनों होते हैं। इनका मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। इसको बनाया गया था नेशनल कैडेट कॉर्प्स एक्ट के अंदर और ये एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। ये हमारे स्कूल्स में भी होती हैं, हाई स्कूल्स में, हायर सेकेंडरी स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में और ऑल ओवर इंडिया ये आपको देखने को मिलेगी। इनिशियली जो है ऑफ कोर्स ये 1948 का एक्ट तो है, बट इससे पहले जब ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर इंडिया डिफेंस एक्ट 1917 के अंदर जो है वो यूनिवर्सिटी कॉर्प्स बनाया गया था। उसी से ही मोटिवेटेड ये एनसीसी हमारा इंडिपेंडेंस के बाद बनाया गया है, ठीक है। अब एनसीसी को हेड कौन करता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ जो है आपके जो कि लेफ्टिनेंट जनरल की रैंक के ऑफिसर होते हैं वो इसके डायरेक्टर जनरल होते हैं और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर एनसीसी आता है, ठीक है। एनसीसी के अंदर जो लोग वॉलंटरी आपकी जो सर्विस दे रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कल को उनको एक्टिव मिलिट्री सर्विस के लिए मजबूर किया जाएगा या फिर उनकी कोई लाइबिलिटी होती है, ठीक है। ये प्रॉपरली वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। यूथ इसमें अपने आप को डिसिप्लिन के लिए या एक सर्विस के लिए सर्विस के ऑब्जेक्टिव से इसके अंदर आता है। उनका मिलिट्री सर्विस का कोई भी इसमें रोल नहीं होता है। ऑफ कोर्स उनको इसके बाद में बहुत सारे एवेन्यूज़ खुल जाते हैं उनके लिए, बट ऐसा कुछ नहीं है कि आप एनसीसी में आपने पार्टिसिपेट किया तो आप एलिजिबल हो जाते हो मिलिट्री सर्विस के लिए, ठीक है। सो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है डैम सेफ्टी बिल 2019। तो 2019 का एक बहुत पुराना बिल है ये, लोकसभा में पास हो चुका था अगस्त 2019 में। अब इसको राज्यसभा में भी पास कर दिया गया है। तो थोड़े से फीचर्स देखते हैं इस बिल के। तो ये बिल आपकी जो है डैम, जैसे नाम से पता लग रहा है आपको कि डैम्स की सेफ्टी के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। सारे डैम्स के लिए नहीं, मोस्टली जो 15 मीटर से ज़्यादा हाइट के डैम्स हैं उनके लिए, और कुछ ऐसे स्पेसिफिक डैम्स जिनकी कुछ ऐसे स्ट्रक्चरल कंडीशंस हैं और वो 10 मीटर से लेकर 15 मीटर तक की हाइट के डैम्स हैं, उनकी उनकी सेफ्टी के लिए भी ये डैम सेफ्टी बिल लाया गया है, ठीक है। नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी बनाई जाएगी इसके अंदर, जो कि आपकी पॉलिसीज़ जो है वो उसको देखेगी और पॉलिसीज़ बनाएगी और रेगुलेशंस जो है वो रिकमेंड करेगी स्टेट लेवल पर भी और नेशनल लेवल पर भी, ठीक है। फिर नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी, ये अथॉरिटी जो होगी, जो नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी ने आपकी पॉलिसीज़ बनाई हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन देखेगी, ठीक है। टेक्निकल असिस्टेंस देगी स्टेट्स को, और अगर स्टेट्स के बीच में जो स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बीच में कोई अगर इशू है तो उसको भी रिजॉल्व करने की कोशिश करेगी। फिर ऐसे ही स्टेट लेवल पर स्टेट कमेटी बनाई जा रही है और स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जा रही है जो आपकी जैसे नेशनल लेवल पर है, ठीक है। ये इनका काम यही होगा आपका इम्प्लीमेंटेशन करना, सर्वेलेंस, इंस्पेक्शन और ऑपरेशंस की जो है वो देखना, मेंटेनेंस करना डैम्स की, ये सारा काम स्टेट लेवल पर किया जाएगा, ठीक है। इसके अंदर अगर ऑफेंसेस किए जाते हैं कुछ, उसके लिए भी प्रोविजंस डाले गए हैं। 2 साल तक की जेल और फाइन हो सकता है या फिर दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है पैका रिबेलियन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2017 में हमने इसको 200 ईयर्स जो इसके पैका रिबेलियन के थे उसको भी हमने सेलिब्रेट किया है, ठीक है। तो अभी कुछ लोगों ने डिमांड की थी, ओडिशा के खासकर लोगों ने, कि पैका रिबेलियन को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया जाए, ठीक है। तो अभी तो हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसको मानते हैं? 1857 की जो रिबेलियन था उसको मानते हैं, ठीक है। लेकिन जो ओडिशा के लोग हैं वो कह रहे हैं कि पैका रिबेलियन जो है वो उससे कम नहीं था, इसीलिए इसको फर्स्ट वॉर ऑफ जो है इंडिपेंडेंस माना जाना चाहिए। लेकिन यूनियन कल्चर मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में बोला है कि नहीं, हम इसको नहीं मान सकते, लेकिन हाँ इस पर केस स्टडी हम एनसीईआरटी की हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में डाल सकते हैं। तो वो उन्होंने कन्फर्म किया है, ठीक है। तो अब हम पैका रिबेलियन के बारे में देखते हैं। तो पैका विद्रोह जो है वो बहुत फेमस है
उड़ीसा की हिस्ट्री में 1817 में हुआ था ये। पैका कौन थे? पैका वो लोग थे जो गजापति रूलर थे उड़ीसा के, उनके लिए मिलिट्री सर्विस देते थे, ठीक है। तो एक तरह से उनको मिलिट्री सर्विस देने वाले पीजेंट्स थे ये, ठीक है। जब अगर वॉर की सिचुएशन है तो ये मिलिट्री सर्विस दे रहे हैं, जब जब पीस टाइम है तो ये अपना अपना जो कल्टीवेशन का काम करते थे, ठीक है। बक्सी जगाबंधु के जो है लीडरशिप के अंदर ये पैका जो है वो ब्रिटिश के अगेंस्ट जो है रिवोल्ट किया था इन्होंने 1817 में, और ब्रिटेन की नाक में दम कर दिया था इन्होंने। इतना अच्छा इनका रिवोल्ट था, गेरिल्ला रिवोल्ट जो था। एक यूनाइटेड फ्रंट इन्होंने सामने रखा था ब्रिटेन के अगेंस्ट, ठीक है। अब थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट के बारे में देखते हैं। तो खुर्दा जो रूलर्स थे वो जगन्नाथ टेम्पल के कस्टोडियन थे, ठीक है। लेकिन ब्रिटेन ने जब बंगाल प्रोविंस पे कब्ज़ा किया, फिर मद्रास पे कब्ज़ा किया, फिर जब वो साउथ ऑफ उड़ीसा में आए और उन्होंने उसको ऑक्यूपाई किया, तो वहाँ के जो रूलर्स थे वो उसको ब्रिटेन को नहीं भगा पाए या ब्रिटेन को रेजिस्ट नहीं कर पाए। फिर जो पैकास थे उन्होंने बक्सी जगबंधु के जो है लीडरशिप के अंडर जो है रिबेलियन किया ब्रिटिश के अगेंस्ट, और ये रिबेलियन मार्च 1817 में स्टार्ट हुआ। बहुत तेज़ी से ये स्प्रेड हुआ, बहुत तरह के ट्राइबल्स जो है इसमें पार्टिसिपेट करने लगे। इवन बहुत सारे जो लोकल राजा थे उन्होंने भी इसमें सपोर्ट दिया। बहुत आगे तक पुल से लेके पिपली, कटक और बहुत सारे और प्रोविंसेस में ये फैलता गया है रिबेलियन। उसके बाद जो है बक्सी जब ये गुरिल्ला वॉर भी उन्होंने जो है स्टार्ट कर दी थी 1819 तक। फिर बक्सी जगबंधु जो हैं वो 1825 में ब्रिटेन ने उनको पकड़ लिया और उनको 1829 में वो जेल में ही मारे गए। उसके बाद जाकर ये जो है विद्रोह जो है वो ढीला पड़ा और धीरे धीरे फिशर आउट हो गया, ठीक है। जो उड़ीसा है वहाँ के लोग तो इसको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस से देखते हैं, उनके लिए ऑफ कोर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। तो ये वो उनकी हमेशा से ये डिमांड रही है कि इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया जाना चाहिए। लेकिन सक्सेसिव इंडियन गवर्नमेंट जो है वो कहती है कि नहीं, 1857 का रिवोल्ट जो है वही जो है वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, ठीक है। तो ये एक डिमांड है जो कि त्रिपुरा से उठी है। त्रिपुरा के बहुत सारे ट्राइबल आउटफिट्स हैं जो हैं, उन्होंने जो है वो उन्होंने हाथ मिलाया है और वो कह रहे हैं कि वो एक सेपरेट स्टेट चाहते हैं। कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, टिपरा, मोथा, IPFT, ये खासकर जो है ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये डिमांड कर रहे हैं ग्रेटर टिपरा लैंड की, ठीक है। अब ये ग्रेटर टिपरा लैंड की डिमांड क्यों आ रही है? तो ये एक्चुअली क्या हुआ, थोड़ा सा हम नीचे से इसको कवर करने की कोशिश करते हैं। तो एक्चुअली जब किंगडम एक होता था मनिक्या डायनेस्टी, जो कि त्रिपुरा को रूल करती थी जब तक इंडियन गवर्नमेंट के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन नहीं हुआ था। 13th सेंचुरी से लेके 1949 तक ये ही डायनेस्टी जो है त्रिपुरा को रूल करती थी। इसके अंदर बहुत सारी इंडिजिनस कम्युनिटीज़ थी, ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी, ठीक है। तो उनकी डेमोग्राफी अपनी एक तरह से उन्होंने मैनेज की हुई थी। लेकिन क्या हुआ, 1947 के बाद 1947 और 1971 में ईस्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो है वहाँ से बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हुआ, तो वहाँ की डेमोग्राफी ख़राब हो गई। मतलब इंडिजिनस कम्युनिटीज़ जो है वो उनको एक तरह से थ्रेटन फील होने लगा कि कहीं वो ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में माइनॉरिटी में आ जाएं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ नंबर। तो इसीलिए जो है वो ये उन्होंने कहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि हमें कुछ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए हमें जो है। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, 1985 में उनको 6th शेड्यूल में डाल दिया, ठीक है। मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का 6th शेड्यूल है उसके अंदर त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाया गया। आपको पता ही है ये ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्या होते हैं, ठीक है, जिसमें लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स दी जाती हैं इनको। उसमें 30 मेंबर्स हैं जिसमें 28 इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब यही जो आपका TTADC वाले जो आपके एरिया में जो लोग रह रहे हैं ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें ग्रेटर टिपरा लैंड चाहिए, ठीक है। ये TTADC वाला एरिया जो है पूरा ये एक सेपरेट स्टेट बनाने की वो डिमांड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम त्रिपुरा में नहीं रहेंगे, हमें एक प्रॉपर ये टिपरा लैंड चाहिए। और ग्रेटर टिपरा लैंड क्या है? ग्रेटर टिपरा लैंड का मतलब ये है कि टिपरासा जो त्रिपुरीज जो हैं, जो आपके असम, मिज़ोरम या इवन बांग्लादेश के भी कुछ एरियाज़ में चिटागोंग, बंदरबन, खागरचारी में रह रहे हैं, वो सब एरियाज़ भी हैं जो है
वो मिलाकर हमें ग्रेटर टिपरालैंड बनाकर चाहिए, ठीक है। तो ये उनकी डिमांड है। अब ये डिमांड सेसेशनिस्ट नहीं है, ये नहीं वो चाहते कि इंडिया से अलग वो एक अपनी कंट्री बनाना नहीं चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि इंडियन यूनियन में ही एक ये स्टेट बनाई जाए, बट जो है त्रिपुरा से अलग जो है वो एक प्रॉपर इनकी सिर्फ अपनी कम्युनिटी की ही एक ये स्टेट हो, ठीक है। तो ये एक उनकी डिमांड्स रखी गई हैं, बट ऑफ कोर्स गवर्नमेंट जो है इसको एक्सेप्ट नहीं करने वाली है। आने वाले टाइम में देखना पड़ेगा कि क्या कैसा ये एक अमर्ज होती है सिचुएशन, त्रिपुरा की पॉलिटिक्स कितना ज़्यादा उससे इफेक्ट होती है, ठीक है। सो एनीवेज, नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is Dr. Rajendra Prasad ji. So President of India Ramnath Kovind ji has paid homage to the first President of India, Dr. Rajendra Prasad ji, on his birth anniversary. So let us see something about Dr. Rajendra Prasad ji. So he was a famous politician, lawyer, and journalist. He was born in Patna, and he died in Patna also. And he was the first president of India. He participated in the non-cooperation movement, and he was also the president of Indian National Congress during 34, 39, and 47. He was a graduate from the Calcutta Law College, and when he was in Patna High Court, he founded the Bihar Law Weekly, which was a journal. And in 1917, he was recruited by Gandhiji to improve the conditions of peasants who were exploited by the British indigo planters in Bihar. He also wrote. He was also a journalist, so he wrote in English for Searchlight and in Hindi for the weekly Desh. When the interim government of India was established in 1946, he became the Minister of Food and Agriculture. In 1950, he was elected unanimously as the first President of India, and he remained the President of India for 3 terms. And in 1962, when he retired from public life, he was awarded the Bharat Ratna Award. His autobiography is named as Atmakatha, and he's the author of several other books like India Divided, Mahatma Gandhi and Bihar, Some Reminiscences. So these are some books of Dr. Rajendra Prasad ji. Okay, so anyways, now let us see the next topic, which is National Crisis Management Committee. So recently, Cabinet Secretary Rajiv Gauba ji has chaired the second meeting of NCMC. So this is basically a body to deal with any crisis situation emerging anywhere in India, and if it has any impact at the national level, then this body comes into force. So at the political level, you have this Cabinet Committee on Security, and at the bureaucratic level, you have this National Crisis Management Committee. Okay, so now you know that a cyclonic storm Jawad is upcoming in the next few days. Rather, it is expected to make a landfall today itself. So that's why the Cabinet Secretary is taking out a review of the preparedness of states and central agencies to deal with this cyclonic storm. So, what are these cyclones? So, they emerge on warm tropical oceans and they move over the coastal areas, and they cause violent winds, heavy rainfall, as well as storm outpourings. Okay, so they are known by several names. Like in Indian Ocean, they are called as uh, cyclones. In Atlantic Ocean, they are called as hurricanes. In Western Pacific and South China Sea, they are called typhoons, and in Western Australia, they are called as willy willies. Okay, so how a cyclone is formed? So you may have read this about this cyclone in geography classes, but I'm assuming that you know nothing about that. That's why I'm giving you an overview of this cyclone. Okay, so cyclones emerge from these cumulonimbus clouds. So basically, this is an interplay of pressure systems, air pressure systems, and they borrow or they take moisture from the sea, and when they reach the terrestrial region, this moisture supply is cut off, and the place where they and the terrestrial place where they reach the where they reach first is called the landfall of the cyclone. And the important concept in this cyclone is I. Okay, so this I is very important because
what happens, this cyclone is basically a hollow thing. Okay, just imagine this as a hollow thing. The hole in this, let's say this wooden clog, is the eye. Okay, so this is an area which is having low pressure, or because weather, the air is descending. It is a calm space as compared to the walls of the cyclone. So this, what happens is that people, once this cyclone strikes, it strikes with storms and a lot of rainfall, etc. But when this eye is traveling on the coast, the people assume that the cyclone has gone away, because this eye portion is very calm and it is having low pressure. So the people start coming outside of their homes. They mistake it that the cyclone has ended, because this is the eye part. The rest of the cyclone, the half of the cyclone, or even more than half of the cyclone is still pending, which is traveling towards them. And when it comes, they do not get enough time to go back to their homes or safe locations, and that's why it causes major destruction again, to these people. Okay, so about this National Crisis Management Committee, like I've told you, at the political level we have this Cabinet Committee on Security. At the bureaucratic level we have this National Crisis Management Committee. So it is headed by the Cabinet Secretary, and it deals with all such major crisis situations which have serious or national ramifications. So it is represented by the bureaucracy. A cabinet secretary is the chairperson. Several secretaries of ministries and departments are also represented here, and there are even representations from state, like the chief secretaries also of the states are also participants in these committee meetings, so as to formulate a coher- uh, coherent plan against these crisis situations. Okay, so now let us see the next topic, which is Puneet Sagar Abhiyan. So NCC, that is the National Cadet Corps, has carried out a nationwide campaign to free beaches or seashores from plastic and other waste materials. So this is the Puneet Sagar Abhiyan of NCC, and in this Abhiyan, NCC is trying to propagate the message of clean seashores or beaches, and they are educating the target population who is living in these coastal areas, that this plastic waste should not be there, they should clean it. So all this is basically an awareness program. Okay, so about this NCC, we have to see that it is a tri-service organization. It comprises of army, naval and air wings. Its motto is unity and discipline, and it was formed under the National Cadet Corps Act of 1948. uh, but its origin can be traced back to the Indian Defence Act of 1917, which created this university corps. It is a voluntary organization, and it recruits cadets from high schools, higher secondary colleges, and universities. But even if you participate in NCC, it does not bestow any liability upon you for any active military service. Okay, so this NCC is headed by a director general, who is an officer of the rank of a lieutenant general, and it falls under the domain of Ministry of Defense. Okay, so now let us see the next topic, which is Dam Safety Bill 2019. So it was a bill of the year 2019. It was passed by the Lok Sabha in August 2019, but it was pending in the Parliament, and now Rajya Sabha has also passed this. So as you can see that with the name, that is, this is Dam Safety Bill. So it basically aims to uh, ensure the safety of our dams. So certain dams, like all the dams which are have height more than 15 meters, and certain specific dams which have height between 10 meter to 15 meter, are eligible for this for the protection under this bill. And it creates a national committee on dam safety, which will be formulating policies, and it will be recommending regulations for this dam safety standards. And similarly, a body at the national level will also be there to implement these policies created by this national
National Committee. This body will be called as National Dam Safety Authority. So apart from implementing such policies, it will be also providing technical assistance to state dam safety organizations, and it will also resolve issues between the state dam safety organizations of several states. Okay, so at the state level also, these two kinds of bodies will be there, and they will be responsible for the surveillance, inspection, and monitoring the operation and maintenance of our dams within their, of course, jurisdiction. So this bill also has some provisions for the offenses which will be committed by these authorities. So in case of any offenses, there is there is a provision of imprisonment of up to 2 years or a fine or both. Okay, so now let us see the next topic, which is Pekka rebellion. So the people of Odisha have always been demanding that Pekka rebellion is very dear to them. It's a very dear part of them of history. So that's why they have been demanding that this Pekka rebellion must be declared as the first war of independence of India. Currently, we have this 1857 revolt as the first war of independence, but Odisha people of Odisha are demanding that this 1817 revolt of Pekka or Pekka rebellion must be declared as the first war of independence. But now the Union Culture Minister has clarified in the Parliament that it cannot be done, and the maximum that the government of India can do is to include a case study in the class 8 and NCERT history textbook. Okay, so let's see what is this Pekka rebellion. So it was a rebellion in of 1817 in the state of Odisha. So Pekkas were basically the peasant militias of Gajapati rulers of Odisha. So at the time of war, these militias served or rendered military service to the Gajapati rulers. But in the time of peace, they took up their own cultivation works. Okay, so what happened is that these rulers of Khurda were the custodians of Jagannath temple, but in 1803 the British occupied this south of Odisha area, and the rulers of this area failed to resist the British. But that's why Bakshi Jagabandhu rose in rebellion against the British, and he carried all the Pekkas with him, and he revolted against the British forces. And this rebellion started in 1817, and it spread quickly in that area, and they started attacking the British symbols of power. Even the local rajas of Kanika, Kujang, Nayagad, and Ghumusur, and even the Zamindars participated with them against the British. And this rebellion quickly spread to other areas of Pool, Pipli Kattak, and other parts of the provinces. But only they basically launched a guerrilla warfare strategy against the British, and only in 1825 Bakshi Jagabandhu was arrested, and he died in captivity in 1829. So it is a very important part of Odisha history. People of Odisha consider it as the first war of independence. They have several stories of bravery of these Pekkas. That's why they have been demanding it. But several governments in India uh, uh, have not been accepting their demands of declaring it as the first war of independence. Okay, so now let us see the next topic, which is Greater Tipra land. Okay, so certain outfits or political outfits of Tripura, they have been demanding that they should be accorded this Greater Tripura land, which is a separate state from Tripura. So these are the indigenous community members of Tripura who have been demanding this Greater Tripura land. So what happened? Let's go back a little to understand this problem from history. So what happened is that this Manikya dynasty was ruling Tripura from late 13th century until 1949, when the Indian government signed instrument of accession with them. The indigenous communities were living in that area, and this demography of the state was disturbed in 1947 and 1971 due to the influx of migrants from East Pakistan. That's why they have been fearing that they will become minority in their own area. That's why they were demanding for a self-governing
region. So the government of India in 1985 created this Tripura Tribal Areas Autonomous District Council, and you know that this is a part of sixth schedule of the Indian Constitution. So so certain legislative and executive powers were delegated to them. 30 members are there in this council. 28 of them are elected, and the people of the people of these indigenous communities are represented in this council. And that's why they have been demanding that the regions of this district autonomous district councils must be declared as Greater Tipra land. And this Greater Tipra land will not be confined to this only autonomous district council area, but they are saying that this Greater Tipra land must also extend to areas where Tiprasa or Tripuris are living, like in certain parts of Assam, Mizoram, as well as certain areas of Bangladesh, such as Bandarban, Chittagong, and Khagrachari. Okay, so certain other areas are also there, and they are demanding that all these areas must be combined, and this Greater Tipra land must be created. Okay, so what they are basically demanding is a separate state, but not a separate country. So they do not want to separate themselves from the Indian Union. They are just demanding a separate state because they think that in Tripura they will become a minority in the next few years because of just changes in demography. Okay, so these are the political demands of certain political parties of Tripura. Let's see how the government of India will respond to such protests, and what will be the future of this Greater Tripura land. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.